What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, इतिहास के खिलाफ अक्सर ये शिकायत रहती है कि वो धमाकों की गूंज में गोलियों की आवाज भुला देता है। यानी ऐसे कई इवेंट्स होते हैं जो एक ही समय हुए किसी दूसरे मेजर डेवलपमेंट के तले दब जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक धमाके तले छुपी एक दूसरी कहानी की बात करेंगे जिसे हम कई बार भूल जाते हैं। वो धमाका है एटॉमिक बॉम्ब का। वही एटॉमिक बॉम्ब जिसे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में फेंककर अमेरिका ने न सिर्फ दुनिया को एक नए परमाणु युग की तरफ ढकेल दिया था, बल्कि इस बॉम्बिंग के साथ अमेरिका ने ग्लोबल पावर इक्वेशन को भी बदल के रख दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिल और दुनिया दहला देने वाले ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हिरोशिमा और नागासाकी की बजाय जापान की राजधानी टोक्यो में क्यों नहीं गिराए गए? क्योंकि लॉजिकली अगर आप सोचें, अगर अमेरिका इस बॉम्बिंग से जापान को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हराना चाहता था तो कैपिटल के बजाय इस एटम बॉम्ब से दूसरे शहरों को क्यों टारगेट बनाया गया? अगर मुद्दा पर्ल हार्बर पर हुए अटैक का बदला लेने का ही था तो सीधे जापान के दिल यानी टोक्यो पर ही हमला क्यों नहीं किया गया? क्या कारण है टोक्यो पर एटॉमिक बॉम्बिंग नहीं करने का? आइए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS1 के वर्ल्ड हिस्ट्री सेक्शन में पूछी जा सकती है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका ने अपने एटॉमिक बॉम्ब को तो सक्सेसफुली डेवलप कर लिया, लेकिन उसके सामने एक दुविधा थी। वो जापान के खिलाफ जंग को इस वेपन के सहारे तुरंत खत्म तो करना चाहता था, लेकिन उसे ये भी डर था कि ऐसा करने से उसे एक मास डिस्ट्रक्शन का जिम्मेदार होना पड़ेगा जिस दुनिया ने कभी ना देखा हो। लेकिन जहां एक तरफ अमेरिकन सोल्जर्स और सिविलियंस ऑलरेडी 4 साल के वॉर से थक चुके थे, तो वहीं दूसरी तरफ जापानीज मिलिट्री किसी भी कीमत पे घुटने टेकने को राजी नहीं थी। अमेरिकन कमांडर्स मेनलैंड जापान में अमेरिकन ट्रूप्स को लैंड करने से पहले ही जापान को हराना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर जापान से सीधे उनके मेन लैंड में जंग की गई तो उसका बड़ा खमियाजा अमेरिका को भी झेलना पड़ सकता है। क्योंकि जापान की 2 मिलियन स्ट्रॉन्ग आर्मी अमेरिकन इन्वेजन के खिलाफ अपने होम आइलैंड को गार्ड किए हुए बैठी थी। ऐसे में अमेरिका के पास सबसे कन्वीनियंट टूल था एयर बॉम्बिंग का। जब अमेरिकन मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट एटॉमिक बॉम्बिंग के लिए जापानी शहरों की लिस्ट प्रिपेयर कर रहे थे, तब उसमें टोक्यो भी था। लेकिन अल्टीमेटली टोक्यो पर एटॉमिक बॉम्बिंग नहीं करी गई। इसके पीछे अलग अलग एक्सपर्ट्स अलग अलग थ्योरीज को जिम्मेदार मानते हैं। दोस्तों, जिस वक्त अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट एटॉमिक बॉम्ब के पोटेंशियल यूज को लेकर डिबेट कर रही थी, उस वक्त अमेरिकन एयरफोर्स ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में अपना फायर बॉम्बिंग कैंपेन शुरू कर दिया था। ये अटैक्स जापानीज डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हुए डिजाइन किए गए थे। असल में जापान ने अपने डिफेंस रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा कॉटेज इंडस्ट्री में डिस्पर्स कर दिया था, जो टोक्यो जैसे शहरों के आउटस्कर्ट्स में लोकेटेड था। और अमेरिका हर कीमत पर इन जापान की इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, क्योंकि इन्हीं के सहारे कहीं ना कहीं जापान इतने लंबे समय से अपने कैंपेन को रन कर रहा था। जैसे ही अमेरिका को यह इंटेल मिली कि कई सारी कॉटन और दूसरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज टोक्यो के आसपास मौजूद हैं, अमेरिका ने एक के बाद एक वहां बॉम्ब गिराने शुरू कर दिए। मार्च 10, 1945 रात के 1 बजे ऑपरेशन मीटिंग हाउस के तहत टोक्यो पे हमला शुरू किया गया। आसमान से E-46 केमिकल इंसेंडियरी बॉम्ब्स यानी फायर बॉम्ब्स को शहर के 1 मील ऊपर से ड्रॉप किया गया। यूएस के 300 से भी ज्यादा B-29 बॉम्बर्स टोक्यो पर आग बरसाने लगे। बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस उस समय दुनिया का लार्जेस्ट स्ट्रेटेजिक बॉम्बर था। बिना किसी मेजर एक्सप्लोजन या शॉक वेव के ये एक स्लो मोशन अटैक था जिसने टोक्यो को तबाह कर दिया और पलक झपकते ही ये एक शमशान बन गया। इसे इतिहास का सबसे डेडलिएस्ट एयर रेड माना जाता है। इसका कंबाइंड डेथ टोल हिरोशिमा और नागासाकी पे हुए न्यूक्लियर स्ट्राइक्स या फिर जर्मन शहर ड्रेसडेन और बर्लिन में हुए बॉम्बिंग से कहीं ज्यादा था। उस रात टोक्यो के ऊपर अमेरिकन पायलट्स ने 1665 टन के बॉम्ब गिराए, और क्योंकि ये शहर लकड़ी के मकानों से पैक था, इसलिए इसका इम्पैक्ट भी सीवियर रहा। इनफैक्ट अमेरिकन मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट ने हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाले शितामाची डाउनटाउन डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करके रखा था। जून 1947 में जब यूएस फोर्सेस ने इस डैमेज का असेसमेंट किया था, तब यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रैटेजिक बॉम्बिंग सर्वे का कंक्लूजन था कि यहाँ मिनिमम 88,000 डेथ्स हुई थी और 16 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पूरा जल गया था। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में जापानी स्टडीज के प्रोफेसर
एलिस के टिप्टन का एस्टिमेट है कि इस बॉम्बिंग में करीब 2 लाख लोगों की जान चली गई थी और 1 मिलियन से भी ज्यादा बेघर हो गए थे। यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग सर्वे के अनुसार मार्च 10 को की गई रेड अमेरिका द्वारा जापानी सिटी में की गई सबसे इफेक्टिव रेड थी। जो रिजल्ट्स या यूं कहें डिस्ट्रक्शन इस रेड में हुआ था, वैसा डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड वॉर सेकेंड में किसी दूसरे सिंगल मिशन में नहीं देखा गया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 10 मार्च को कंडक्ट हुए ऑपरेशन मीटिंग हाउस ने टोक्यो को 60% तक डिस्ट्रॉय कर दिया था। ऐसे में वहां एटॉमिक बॉम्ब का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं रह गई थी और इसी वजह से अमेरिका ने हिरोशिमा या नागासाकी की तरह टोक्यो पर एटम बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन दोस्तों, ये एक थ्योरी है। इसके अलावा भी और कई थ्योरीज हैं जो टोक्यो में बॉम्बिंग ना करने के पीछे के रीजंस को बैक करती हैं। आइए जानते हैं अगली थ्योरी के बारे में। दोस्तों, टोक्यो पर एटॉमिक बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं करने के पीछे दूसरी थ्योरी ये बताई जाती है कि टोक्यो में जापान के एम्परर का पैलेस था जहां वो रहा करते थे। साथ ही टोक्यो में जापानीज आर्मी के कई हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर्स और कई इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पर्संस भी रहा करते थे। अमेरिका को डर था कि अगर टोक्यो पर एटॉमिक बॉम्बिंग की गई तो सरेंडर को नेगोशिएट करने वाले सभी इंपॉर्टेंट लोग मारे जाएंगे। ऐसे में जापान को सरेंडर टर्म्स पर साइन करवाना नामुमकिन हो जाएगा, जो अननेसेसरी इस कॉन्फ्लिक्ट को 2-4 महीने एक्सटेंड कर देगा। और शायद इसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए अमेरिका ने टोक्यो को बॉम्ब नहीं किया। दोस्तों, टोक्यो को न्यूक ना करने के पीछे जिन थ्योरीज को हम डिस्कस कर रहे हैं उनमें यूएस टारगेट कमिटी का रोल एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है। जर्मनी के सरेंडर होने के 3 दिन बाद यानी 10 मई 1945 को कुछ खास अमेरिकन साइंटिस्ट और मिलिट्री पर्सनल की एक मीटिंग हुई। इस ग्रुप को टारगेट कमिटी का नाम दिया गया। जर्मनी के घुटने टेकने के बाद अमेरिका जल्द से जल्द इस युद्ध को समाप्त करने के लिए अपना डेडलीस्ट वेपन का इस्तेमाल जापान को रोकने के लिए करना चाहता था। इसलिए टारगेट कमिटी को जापान के उन शहरों की एक लिस्ट प्रिपेयर करने का काम दिया गया जहां बॉम्ब के डिस्ट्रक्शन से अमेरिकन पावर को बेस्ट वे में डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सके। 10 मई को हुई मीटिंग के बाद टारगेट कमीशन ने अपने रिकमेंडेशन में 5 शहरों के नाम सजेस्ट किए। वो शहर थे क्योटो, हिरोशिमा, योकोहामा, कोकुरा आर्सेनल और निगाता। कहा जाता है कि इनिशियली इस लिस्ट में टोक्यो का नाम भी शुमार था, लेकिन ऐम मौके पर टोक्यो का नाम विथड्रॉ कर लिया गया। इसके लिए मल्टीपल रीजंस या पॉसिबिलिटीज बताई जाती हैं। जैसा हमने पहले बताया, जापानीज एम्परर की टोक्यो में प्रेजेंस, टोक्यो का कल्चरल और नेशनल इंपॉर्टेंस एक्सेट्रा। यहाँ तक कि ये भी थ्योरीज है कि टारगेट कमिटी के कुछ मेंबर्स टोक्यो जैसे इंपॉर्टेंट सिटी को बर्बाद होते नहीं देखना चाहते थे। उन्हें पता था कि एटॉमिक बॉम्ब का इस्तेमाल इस प्राचीन शहर को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा और शायद इसीलिए टोक्यो पर एटम बॉम्बिंग के आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया। हालांकि इस थ्योरी के पीछे कोई स्ट्रॉन्ग बैकिंग नहीं मिलती, पर वन ऑफ द डिस्कस थ्योरी ये भी है। वैसे कुछ थ्योरीज ऐसी भी हैं जिनके मुताबिक टारगेट कमिटी द्वारा प्रिपेयर्ड लिस्ट में इनिशियल करीब 1 दर्जन शहर थे जिन्हें एक एक करके तब तक बॉम्ब करना था जब तक जापान सरेंडर ना कर दे। लेकिन 6 और 9 अगस्त पर हिरोशिमा और नागासाकी पर हुई बॉम्बिंग के बाद जापानीज एम्परर ने 15 अगस्त को सरेंडर अनाउंस कर दिया और लिस्ट में मौजूद बाकी शहर तबाही से बच गए। दोस्तों, जैसा हमने बताया कि टारगेट कमिटी की इनिशियल लिस्ट ऑफ पॉसिबल टारगेट्स में टोक्यो भी शामिल था। कुछ थ्योरीज ये सजेस्ट करती हैं कि बॉम्बिंग लिस्ट में पहला टारगेट टोक्यो ही था, लेकिन वेदर चेंज ने टोक्यो को बॉम्बिंग से बचा लिया। दरअसल न्यूक्लियर अटैक को प्लान करने के लिए बाकी फैक्टर्स के साथ साथ मौसम भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन सी सिटी में और कब एटॉमिक बॉम्ब को ड्रॉप किया जाएगा वो एक क्लियर स्काई पाथ पर डिपेंड करता था। ये वो वक्त था जब प्लेन्स और एयरक्राफ्ट आज की तरह प्रिसाइज इक्विपमेंट और गैजेट से लेस नहीं थे। इन थ्योरीज के अनुसार 6 अगस्त को टोक्यो के बजाय हिरोशिमा एक प्राइम टारगेट था क्योंकि वहां मौसम बेहतर था और टोक्यो के मुकाबले हिरोशिमा पर बॉम्ब के फुल फोर्स को बेटर एक्यूरेसी के साथ डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता था। इनफैक्ट कहा जाता है कि 1 घंटे से भी कम समय में ही टोक्यो के बदले हिरोशिमा को फाइनल टारगेट चूज किया गया। ऐसा ही कुछ नागासाकी के मामले में भी हुआ था क्योंकि कोकुरा शहर के खराब मौसम की वजह से नागासाकी को चुना गया जो इनिशियल टारगेट लिस्ट में नहीं था। दोस्तों, कहा जाता है कि लॉजिस्टिक या स्ट्रैटेजिक रीजन के अलावा भी एक और कंसर्न था जिसके चलते अमेरिका टोक्यो और क्योटो जैसे हिस्टोरिकली और कल्चरली सिग्निफिकेंट शहरों पे एटॉमिक बॉम्ब नहीं गिराना चाहता था। माना जाता है कि अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट और आर्ट हिस्टोरियन
लैंगडन वार्नर ने अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट को ये सलाह दी थी कि क्योटो और टोक्यो जैसे जापानी सिटीज़ को न्यूक्लियर अटैक का टारगेट ना बनाया जाए, क्योंकि यहाँ जापान के कई कल्चरल एसेट्स लोकेटेड हैं। इनफैक्ट मिस्टर वार्नर को ऑनर करने के लिए क्योटो और कामाकुरा में उनके मॉन्यूमेंट्स भी हैं। 1995 में लिखी गई किताब ड्रॉप द एटॉमिक बॉम्ब ऑन क्योटो में जापानीज हिस्टोरियन मोरियो योशिदा ने आर्ग्यू किया था कि वार्नर को इस तरह सेवियर के रूप में सेलिब्रेट करने के पीछे अमेरिका का पोस्ट वॉर प्रोपेगेंडा जुड़ा हुआ था। सरेंडर्ड जापान को ऑक्युपाई करने के बाद अमेरिका अपने आप को इस आइलैंड नेशन के कल्चरल सेवियर के तौर पर रिप्रेजेंट करना चाहता था। इसके अलावा कहीं ना कहीं अमेरिका शायद इस बात से भी डर रहा था कि जापान के कल्चरली सेक्रेट जगहों को डिस्ट्रॉय करने से वो एक ऐसे बदले की आग को जला देगा जिसका फ्यूचर कंसिक्वेंसेस खतरनाक होंगे। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल जर्मनी खुद था, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हुए बदनामी और ह्यूमिलेशन को मिटाने के लिए इतना एग्रेसिव हो गया कि इसका खामियाजा दुनिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रूप में भुगतना पड़ा। ऐसे में अमेरिका नहीं चाहता था कि जापान के साथ कुछ ऐसा किया जाए आगे चलकर फिर से थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति पैदा हो। साथ ही कहा जाता है कि अमेरिका को ये लगा था कि टोक्यो पे एटॉमिक बॉम्बिंग करने के कई ऐसे कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं जो उसके वर्ल्ड लीडर वाले इमेज को हर्ट करेंगे। ये वो समय था जब यूएस मिलिट्री एटॉमिक बॉम्ब्स के इफेक्टिवनेस और इम्पैक्ट को डिटरमाइन करने में लगी हुई थी। ऐसे अनसर्टेनिटी के बीच टोक्यो जैसी मेजर सिटी को अटैक करके अमेरिका अनइंटेंडेड फिजिकल और साइकोलॉजिकल डैमेज का बोझ नहीं उठाना चाहता था, और खासकर एक ऐसा शहर जो ऑलरेडी हैवली बॉम्ब्ड हो चुका था। अमेरिका को यह भी डर था कि उसे जर्मनी जैसे अग्रेसर की तरह ना देखा जाए जिसके खिलाफ वो खुद लड़ रहा था। अमेरिका हर हाल में दुनिया के सामने अपने रेपुटेशन को इंटैक्ट रखना चाहता था, इसलिए एटॉमिक वेपन को वो लास्ट ऑप्शन के तौर पे प्रोजेक्ट कर रहा था। दोस्तों, कुछ लोगों का यह भी कहना था कि टोक्यो को बॉम्ब ना करने के पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि उस समय जापान के अंदर 27,000 से भी ज्यादा अमेरिकन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को कैद करके अलग अलग कैंप्स में रखा गया था। अमेरिका को ये इंटेल मिली थी कि इन प्रिजनर्स की एक मेजर पॉपुलेशन टोक्यो में है, इसलिए अमेरिका नहीं चाहता था कि उसके खुद के सोल्जर्स इस न्यूक्लियर अटैक का शिकार बने। कहा जाता है कि अमेरिका के पास जो इन्फॉर्मेशन थी उससे ये भी पता चला था कि हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिकन प्रिजनर्स ऑफ वॉर मौजूद नहीं है, तो इसीलिए इन सिटीज को बॉम्ब कर दिया गया। दोस्तों, भले ही इन अनेक थ्योरीज में सच्ची थ्योरी जो भी हो, कहीं ना कहीं उस कारण के चलते टोक्यो एटॉमिक बॉम्बिंग से बच गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में टोक्यो न्यूक से बच पाया था? कहा जाता है कि 10 मार्च को हुआ ऑपरेशन मीटिंग हाउस इतना खतरनाक था कि न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि द हार्ट ऑफ टोक्यो इज गॉन। शायद असल में टोक्यो को न्यूक अटैक से पहले ही इस कदर खत्म कर दिया गया था कि वहां बॉम्ब के होने न होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन दुख की बात यह है कि आज लगभग 80 साल बाद भी टोक्यो पे हुआ ये खौफनाक हमला इतिहास में एक फुटनोट की तरह रह गया है। जहां ड्रेसडन पे हुए अलाइड बॉम्बिंग्स और हिरोशिमा और नागासाकी पे हुए एटॉमिक बॉम्बिंग्स को इंटेंसली डिबेट या क्रिटिक किया जाता है, जबकि टोक्यो का अटैक मानो अमेरिकन और बाकी दुनिया की मेमोरी से लगभग मिट सा गया है। इनफैक्ट जापान में भी इस इंसिडेंट की चर्चा कम ही होती है। 2012 में टाइम मैगजीन के लिए एक आर्टिकल में टोक्यो एयर रेड और वॉर डैमेजेस रिसोर्स सेंटर के चीफ रिसर्चर मासाहिको यामाबे ने लिखा था कि जापान में कई लोग इस रेड के डिस्ट्रक्टिव पावर के बारे में अवेयर नहीं थे, शायद इसीलिए कि कई ऐसे सेवियर्स हैं जिनको अपनी कहानी सुनाने का मौका ही नहीं मिला। सिर्फ 1990 में टोक्यो गवर्नमेंट ने मार्च 10 को टोक्यो पीस डे डिक्लेयर किया, जो हर साल इस अटैक की एनिवर्सरी के तौर पर ऑब्जर्व किया जाता है। इतिहास में टोक्यो की ये कहानी शायद इसलिए दब गई क्योंकि जापान ने खुद वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान कई एट्रोसिटीज कमिट किए थे। ऐसा भी माना जाता है कि वो पोस्ट वॉर अमेरिकन ऑक्युपायर्स को अपसेट नहीं करना चाहता था, इसीलिए इस फायर बॉम्बिंग का किस्सा लोकी रखा गया। लेकिन इतिहास चाहे याद रखे या ना रखे, टोक्यो शहर में आज भी बॉम्बिंग्स के ट्रेसेस देखने को मिलते हैं, चाहे वो नेबरहुड मेमोरियल्स हों या फिर निहोनबाशी जैसे हिस्टोरिक ब्रिज जिनमें आज भी जलने के निशान पाए जाते हैं। लेकिन टोक्यो की कहानी से शायद सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि भारी तबाही के लिए न्यूक्लियर वेपन्स एक कंपलसरी एलिमेंट नहीं है, बल्कि अगर डिस्ट्रक्शन का इल इंटेंशन हो तो किसी भी शहर, किसी भी राष्ट्र को बर्बाद किया जा सकता है, जैसे अमेरिका ने टोक्यो के साथ किया, जापान के साथ किया। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि कैपिटल होने के बावजूद
टोक्यो का न्यूक से बचना महज एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई और भी रीजन हो सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकती है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब अमेरिकाज वॉर प्लान्स अगेंस्ट जापान ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।